अभी जो गजट आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, उसी को स्टडी कर रहे थे और बहुत सारे साथियों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि थोड़ा सा आसान से शब्दों में थोड़ा समझाइए, जो भी हुआ है, बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी बातें हैं। तो एक बार मेरी आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी। सुनील ठाकुर जी नमस्कार। मैं चूंकि अभी देख नहीं पा रहा हूँ, अगर आप लोग नीचे हेलो लिखेंगे तो आप लोगों के नाम आ जाएंगे, तो एक बार आप सबसे नमस्कार हो जाएगी। अंजनी जी नमस्कार, चंद्रजीत जी आपको भी, आनंद जी नमस्कार, संजय जी नमस्कार। एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग जितना पॉसिबल हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच जाएगी। राजेश जी, अतुल जी, शंकर जी, गुरप्रीत जी, हितेश जी, बिष्ट साहब, संजय कुमार सिंह जी, चंदन जी, राजू कुमार जी, वारिंदर अत्री जी, अरविंद जी, आप सभी को नमस्कार। नवीन, अनूप, बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और आप सभी को नमस्कार। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपनी वाल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। गणपत सिंह जी नमस्कार, मलिक रफ़ीक जी जम्मू कश्मीर से, शेख आकाश जी जम्मू कश्मीर से, आकिल अख्तर साहब आपको भी नमस्कार। आपके नाम से याद आया भैया, रोज़ा चल रहे हैं आप लोगों के, इस समय बड़ा कठिन हालात हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। प्रमोद पटेल जी, श्रेयांश जी, जी, विजय हुड्डा साहब, राम मोहन यादव जी आगरा से, राम राम जी, विकास चौहान साहब आपको भी नमस्कार, आज बात हुई थी। मानवर साहब आपको भी नमस्कार। कुलदीप राणा जी, आप सभी को नमस्कार। मैं आज बहुत छोटे टाइम के लिए आप लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि गजट में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है जिसको बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस किया जाए। दो एक मूल बातें हैं कि जब 24 जनवरी को मेरे ख्याल से सबसे पहले 24 अगस्त को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के बाद से भयंकर विरोध शुरू हुआ था। हम लोगों ने भी पत्र भी लिखे थे, विरोध भी किया था, अलग अलग तरीके से विरोध किए थे और भी तमाम सारे संगठन कर रहे थे। फिर जनवरी में मेरे ख्याल से 16 जनवरी को इसका ड्राफ्ट आया था, गजट आया था। गजट आने के बाद फिर विरोध शुरू हुआ। नीरज पराशर जी नमस्कार, सतपाल जी, भानु जी, आप सभी को नमस्कार। फिर विरोध हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध होने के बाद भारत सरकार ने खुद पब्लिक से कमेंट्स मांगे थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के। हजारों बल्कि लाखों लोगों ने सरकार को राइटिंग में बाकायदा पीएफआरडीए की साइट पे, जहां उन्होंने कमेंट मांगे थे, वहां कमेंट दिए, सुझाव दिए और जो जरूरत थी बदलाव की, उनको लेकर के लोगों ने लिखा। लेकिन आज जो पीएफआरडीए ने जो गजट निकाला, इससे बड़ी नाउमीदी, बड़ी निराशा हाथ लगी। इतने विरोध के बावजूद, इतनी कमियों के बावजूद उसमें अभी तक मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा। राजू भकुनी साहब लिख रहे हैं, अब आंदोलन नहीं तो कभी नहीं। आंदोलन तो कभी बंद ही नहीं हुआ था। आंदोलन के थोड़े स्टेप होते हैं, कभी थोड़ा स्लो होता है, कभी फिर तीव्रता आती है, फिर थोड़ा इंतजार होता है। अजीत जी नमस्कार, रवि ठाकुर जी नमस्कार। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। आंदोलन कभी रुका नहीं था, कभी बंद नहीं हुआ था, आंदोलन चल रहा था, पिछले 10 साल से चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी गति थोड़ी बदलती रहती है, थोड़ा गति चेंज होती रहती है, कभी थोड़ा सा एक्सेलरेट हो जाती है और कभी थोड़ी सी मंद हो जाती है गति। तो अभी जो आज मैंने जो पूरा गजट पढ़ा, एक तो बहुत बड़ा है, तमाम फालतू चीज़ें हैं, जो चीज़ें रिपीट करने लायक थी नहीं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पिछली बार इनसे केवल ये कहा था कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस अगर किसी ने निकाला है तो वो अगर जमा करना चाहता है तो कैसे जमा करेगा, तो वो इनको बताना था। जो रिटायर हो चुके हैं अगर वो यूपीएस में जाना चाहते हैं तो वो कैसे जाएंगे, उसमें क्या प्रोसीजर होगा। तो बेसिकली ये एक मतलब जो है प्रोसीजरल गजट है कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। राजू जी पूछ रहे क्या लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी भी सुपर एनुएशन के बाद देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा गया है। लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी या जो आपका इंश्योरेंस है उसका तो भुगतान करने की तुरंत बात कही गई है। कुलदीप राणा जी कह रहे हैं ये सरकार जिद्दी है, हल्के में ले रही कर्मचारियों को। बात तो आपकी सही है, हल्के में ले रही है। अब
क्या करें, अब हल्के में ये सरकार तो ले ही रही है, विपक्षी भी हल्के में ही ले रहे हैं। 2024 में चुनाव हो रहे थे तो उन्हें उन्हें अपने मैनिफेस्टो तक में नहीं रखा गया, तो हल्के तो सभी हल्के में ले रहे हैं। खैर जो भी है हम बात करेंगे। तो हम लोगों की जो मूल जो डिमांड थी, इसमें 3 डिमांड थी। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, पहली डिमांड ये थी कि 50% पेंशन के लिए, पहली बात तो इसमें पेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, इन्होंने पे आउट शब्द का इस्तेमाल किया है। बड़ी ही सफाई के साथ पेंशन के सिस्टम को ही ये खत्म कर रहे हैं, इसको समझना होगा। मतलब जिस तरह से हमें ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी के रूप में पेंशन दी गई थी, इन्होंने पेंशन को खत्म करने की कोशिश की है। जबकि इस पूरे गजट का नाम रखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब वो पेंशन स्कीम है, लेकिन पेंशन स्कीम में आप जाते हो तो आपको पे आउट मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है। बड़ा सीधी सी बात है, पे टेक योर पे आउट एंड गेट आउट, ये कहना चाह रहे हैं वो। मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि फंड बेस्ड है। जब आपने 25 साल पर 50% का कंट्रीब्यूशन, 50% का क्राइटेरिया लगाया, तो ये फंड बेस्ड नहीं रही, ये फंड बेस्ड है ही नहीं, है सर्विस बेस्ड ही। कैलकुलेशन भले ही कहीं से भी आ रही हो, लेकिन कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं? आपकी नौकरी अगर 25 साल की है तो आप 50% पेंशन के हकदार हैं। कम है नौकरी आपकी तो वो उसी अनुपात में आपकी पेंशन या पे आउट कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ये गजट पूरी तरीके से अपनी ही बातों का विरोधाभासी है। ऊपर लिखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अंदर कहीं पेंशन नहीं है, अंदर हर जगह पे आउट है। तो एक तो जो बात हमारी समझ में आ रही है कि इस पूरी स्कीम को ही चैलेंज किया जाए। अब देखिए, इतने बड़े आंदोलन हो गए, इतने विरोध प्रदर्शन हो गए एनपीएस के खिलाफ, तो एनपीएस से हटे तो वो यूपीएस में आ गए, यूपीएस का विरोध हुआ तो फिर यूपीएस का दूसरा जो बजट आया उसमें भी वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। जो हमें 3 बातें चाहिए थी कि 25 साल की जगह 20 साल करें 50% को के कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरी बात, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत की जाए। और तीसरी बात, कर्मचारी वाला जितना अंशदान है, वो चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपर एन्युएशन हो, और चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, हर हालत में कर्मचारी को वापस किया जाए। 3 ही मेन डिमांड है हमारी, फिर उसका नामकरण कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों ही चीजें इसमें से नदारद हैं, पूरी तरीके से गायब हैं। अब हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जब आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम रखा तो पेंशन कहाँ है भैया? इसमें पेंशन तो कहीं है नहीं, पे आउट है, पेंशन कहीं नहीं है। तो ये एक तरीके से एक इन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में पेंशन शब्द को ही रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि पेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि पेंशन राइट है, पे आउट राइट नहीं है। पेंशन हटा देंगे, पेंशन आपका बचेगा ही नहीं। पे आउट तो जैसा वो मर्जी करेंगे वैसा देंगे, जब तक चाहेंगे तब तक देंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब इस बात की फिर जरूरत है कि एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज किया जाए। ना तो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट पर से पे आउट देने की, पेंशन देने की इसमें सुधार किया, ना 25 साल की जगह 20 साल की कैलकुलेशन पर इन्होंने कोई ध्यान दिया, और ना ही इन्होंने कर्मचारी अंशदान को, जो लमसम अमाउंट है, जो 1/10 ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस एट एवरी 6 मंथ, ना तो उसको बदला, जो कि हमारी मेन डिमांड थी। वो तीनों ही नहीं करी इन्होंने। तो इसका मतलब साफ है, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा कि हम फिर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, एक बात मैं फिर कहूंगा, विरोध करेंगे सरकार का, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम पार्टी की राजनीति नहीं घुसेड़ेंगे। ये भी एक बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पार्टी, हम जब भी किसी पार्टी की नाव पर सवार होंगे तो वो फिर पार्टी का आंदोलन हो जाएगा, हमारा नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है। और हम अपने आंदोलन को किसी भी पार्टी का आंदोलन हम कहलवाना पसंद नहीं करेंगे। कोई किसी पार्टी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना पार्टी में बना ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, उसकी शुरुआत हमें अब बिना समय गवाए करनी होगी।
हमने सोचा है कि हम 13 अप्रैल को, हमारी टीम ने पहले से तय किया है, 13 अप्रैल को हम फिजिकल आंदोलन की शुरुआत लखनऊ से करने जा रहे हैं। लखनऊ से इसलिए क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। दूसरी बात, बिहार में चुनाव है, अगला हमारा आंदोलन बिहार में होगा। तो पहला आंदोलन लखनऊ में 13 अप्रैल को हम लोग करेंगे। तो 13 अप्रैल को हमारी आप सभी से गुजारिश यही रहेगी, जितने भी आसपास के लोग हैं, 13 अप्रैल को लखनऊ आने की व्यवस्था कर लीजिए। लखनऊ में छुट्टी का दिन है, 12, 13, 14, 15 लगातार 3-4 छुट्टियां हैं। आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। और विकास जी, कुछ नया कुछ नहीं है गजट में, बस एक विड्रॉल का ऑप्शन रखा है। अब वो तो पहले भी था, वो नया नहीं है, वो विड्रॉल का ऑप्शन पहले भी था। आप अपने कार्पस में से निकाल सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो ऑप्शन भी दिया है कि आप चाहो तो 60% ले लो रिटायरमेंट पर, लेकिन जब पेंशन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है पेंशन खत्म हो जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो 13 अप्रैल को हम लोग लखनऊ में करेंगे। आप लोग अगर अपने थंब से हमें मतलब अपनी कंसेंट दे सकते हैं तो जरूर लिखें कि आप लोग 13 अप्रैल को कौन कौन लोग आ सकते हैं या हमें करना चाहिए। हम लखनऊ से शुरुआत करना चाह रहे हैं इस आंदोलन की। और दूसरी बात है, उसके पहले अजय यादव जी लिख रहे हैं सभी लोग एक साथ क्यों नहीं आते। यार ये बड़ा कठिन सवाल है, एक लोग एक साथ क्यों नहीं आते। एक साथ तो आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं आए थे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब कोई किसी, मान लो आंदोलन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी की नाव पे सवार हो गया है किसी पार्टी की, तो अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करें। अब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएं भी तो किसके साथ जाएं तो मान लो हम चले भी जाएं, तो हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, ना कि क्षेत्रीय नहीं। क्षेत्रीयता से क्या लेना देना है, नेशनल लेवल का मुद्दा है, सेंट्रल का मुद्दा है। भाई हम जाकर के क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल जाएं या वहां अपना उल्लू सीधा करने लग जाएं, उससे होगा क्या, सरकार की नजर में बदनाम भी हो जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी जो कोशिश है, नॉन पॉलिटिकल रखते हुए आंदोलन को मजबूत करना, बढ़ाना। दूसरी बात है, आजादी की लड़ाई इतने सारे अलग अलग जो है दलों से लड़ रहे थे, तो क्या आजादी नहीं मिली? तो भी आजादी मिली। आजादी मेन चीज है कि विरोध कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। विरोध होना जरूरी है। आज मैं कर रहा हूं, कल आप करिए, क्या दिक्कत है, परसों कोई और करेगा। एक ही आदमी हर रोज आंदोलन नहीं कर सकता। अगर नरम दल कर सकता तो लगातार कर लेता। कभी नरम दल पीछे हो जाता था तो गरम दल वाले आगे आते थे, फिर भूमिगत दल वाले आगे आते थे। तो इसमें भी एक मतलब सिस्टम चाहिए कि अगर आज कोई दल थका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो दूसरा दल करेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि लगातार एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आवाज का उठते रहना, आवाज उठती रहे, वो इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से उठे, पटना से उठे, हिमाचल से उठे, पंजाब से उठे, देहरादून से उठे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली आवाज हमारी 13 अप्रैल से। संजय सुनार जी कह रहे हैं अलग अलग मत लड़ो। भैया देश में लाखों लोग हैं, सबके, हमें भी बहुत सारे लोगों के आते हैं सजेशंस आते हैं, सबके सजेशन हम कहाँ मान पाएंगे? हम क्या, कोई नहीं मान पाएगा। कहना आसान होता है, राम राज्य कहते, सब कोई चाहता है कि राम राज्य आ जाए। राम राज्य केवल दिमाग में है, मन में है, धरातल पर कब आएगा आप सब जानते हो। राम राज्य को लाने के लिए पहले रावण को भी तो लाना पड़ेगा, पहले रावण लाओ तब आएगा राम राज्य। खैर, हाँ, तो संजय कुमार सिंह जी कह रहे विरोध सरकार का हो, ना कि पार्टी। ये मेरा भी कहना है कि मतलब पार्टी की नाव पर सवार होने से, विजय सिंह जी हंस रहे कि भैया राम राज्य आने के लिए, राम राज्य तो बाद में आता है, रावण राज्य पहले आता है, तो पहले रावण राज्य लाना पड़ेगा। खैर, वो बात थोड़ा सा मतलब जो है हल्की हो गई मजाक के रूप में। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की नाव पर चढ़ने से हासिल कुछ नहीं होने वाला है, उल्टे आंदोलन बदनाम होता है। यही सच है, हमें जो ऐसा लगता है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ हम हजारों आंदोलन हर साल देखते हैं, और कितने आंदोलन बदनाम होकर के बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, वो पार्टी के आंदोलन बन जाते हैं और नतीजा बेकार, जीरो हो जाता है। मैं एग्जाम्पल मतलब ऐसा नहीं कि निगेटिव देना चाहता हूं, लेकिन किसान आंदोलन जरा देखिए, 4 साल लगातार सड़कों पे लाखों लोग पड़े रहे, 700 लोगों की शहादत हो गई, 700 लोगों के चिराग बुझ गए, डेथ हो गई उनकी। फिर भी हुआ क्या, किसान बिल तो वापस हुआ, लेकिन जो डिमांड थी एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो तो आज तक नहीं मिला, वो मिला ही नहीं। मेन डिमांड तो अभी भी नहीं मिली ना।
अगर आप ये देखना चाहते हैं किसान आंदोलन सफल हो गया, तो मुझे तो नहीं लग रहा, देखने का नजरिया थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन डिमांड है वो आज तक अधूरी, वो तो मिली नहीं। खैर, हम आते हैं पेंशन के आंदोलन पर। ये इंपॉर्टेंट है कि पेंशन का आंदोलन चलता रहे, मजबूती से आगे बढ़े। ठीक है, इस गजट में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये है कि अगर हम लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे, तो डेफिनेटली चाहे वो यूपीएस हो चाहे वो एनपीएस हो, जो ओपीएस के प्रावधान है वो डेफिनेटली हमें मिलेंगे। तो 13 अप्रैल को हमने तय किया है कि हम लखनऊ से शुरू करेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उन स्टेट से जहां चुनाव है, फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले इस संडे को, 2 दिन के बाद संडे आ रहा है, इसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ट्विटर पर साफ साफ भारत सरकार को संदेश भेजने का, एक्स पर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं। विकास जी कह रहे हैं जेसीएम ने पैरवी सही प्रकार से नहीं की। अब क्या कहें भैया, हम तो ये बात भी करके आए थे माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। अगर हमारे साथ 8 लोग थे, आप उनको 8 में से किसी को भी फोन लगा के पूछ सकते हैं। हमने तो ये तक बात कह दी कि जेसीएम को रिस्ट्रक्चर किया जाए और इसमें एनपीएस अफेक्टेड मेंबर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अब देश में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं और दूसरे वो जो न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं। तो मुद्दा नई पेंशन स्कीम का विरोध है, तो उनके अफेक्टेड मेंबर्स को इसमें क्यों नहीं रखा गया आज तक? समस्या हमारी है, बीमारी हमारी है, तो हमसे नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा उसको जिससे बीमारी नहीं, वो मर्ज के सिम्टम कैसे बताएगा? सारी बातें हमने रखी हैं। वहां हमने 2 स्पष्ट ऑप्शन मांगे थे एनपीएस में, कि जो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का ऑप्शन दिया जाता है, वही ऑप्शन एक बार हमें रिटायरमेंट पे दे दिया जाए तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी, और जिसकी जितनी पेंशन बनेगी ओपीएस के हिसाब से ले लेगा। लेकिन देखते हैं अभी। खैर, अभी हमारी तो वो डिमांड एनपीएस की थी कि एनपीएस में ये बदलाव होना चाहिए। तो जेसीएम में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है। जेसीएम क्या कर रहा है वहां, क्या नहीं कर रहा है। हमारी लड़ाई चूंकि जेसीएम से नहीं है या किसी संगठन से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से। हम ये बात करेंगे कि हम सरकार के पास क्या बात रख रहे हैं, क्या सुझाव रख रहे हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो इस संडे को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन भी करना चाहते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा लिख करके बताइए कि क्या सही रहेगा। ट्विटर कैंपेन में आप लोग साथ देंगे ताकि भारत सरकार तक स्पष्ट मैसेज भेजा जा सके कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद यूपीएस। अमित ठाकुर जी कह रहे हैं मिश्रा जी ने कर्मचारियों का सरकार से, ये सब ऐसा अमित जी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, मुझे 2 बार बुलाया गया, कोई सौदा वौदा करवाने की स्थिति में नहीं है। इतना बड़ा अभी कोई नेता नहीं है कि आज की भारत सरकार के साथ कोई सौदा कर सके। वहां जाकर के मिलने प्रधानमंत्री जी से, यही बहुत बड़ी बात है। सौदा तो बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा है नहीं, दूर से ऐसा ही लगता है। देखो, जब दूर से लगता है ट्विटर कैंपेन सही है, ओपीएस ओनली। ट्विटर कैंपेन के लिए आप लोग थोड़ा सा लिख करके बताइए। ट्विटर कैंपेन चलाएं संडे को, तो आप लोग थोड़ा मदद कीजिए। कल हम लोग तय कर लेंगे कि हमारा हैशटैग क्या रहेगा इस संडे के लिए। आप लोग थोड़ा यस या थंब दिखा सकते हैं। विजय सिंह जी का आ गया, योगेंद्र जी नमस्कार। तो ट्विटर कैंपेन कैसा रहेगा परसों के लिए, और 13 अप्रैल को लखनऊ में हम लोग एक बार इकट्ठे होंगे और वहां से हम दिल्ली के एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे और उस पर एक फाइनल मुहर लगाएंगे कि दिल्ली में कहां पर होगा अगला बड़ा आंदोलन। क्योंकि अब जरूरी है, बिना बहस हुए सरकार से लड़ना है, सरकार से लेना है, और बिना ओपीएस लिए वापस लड़ाई को रोकना नहीं है। हर हालत में लड़ाई तब तक जारी रखनी है जब तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी लाभ हमें नहीं मिल जाते। अंजनी जी एक्स कैंपेन के लिए तैयार हैं, तेजराज पटेल जी भी। तो इस बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अपने थंब से, मैसेज से, कमेंट से बता दें कि संडे को तैयार है। तो हम लोग एक टाइम तय कर लेंगे कि किस समय रखेंगे और हैशटैग तय कर लेंगे कि क्या रहेगा। तो हमारी तरफ से इतना ही था, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि जो लोग हमसे पूछते थे कि वो जिन्होंने पैसा निकाला है एनपीएस में से, अगर वो यूपीएस में जाते हैं तो उनको पैसा जमा करना पड़ेगा, तो कैसे? अब तो यूपीएस के गजट में आप देखेंगे तो किस साल किस महीने यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी, ये सब डाल दिया है उन्होंने, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत आसान हो गया है वो चीजें।
ये बता पाना कि उस समय अगर हमने 1 लाख रुपए निकाले थे तो उस समय उसकी कितनी यूनिट्स थी, और आज अगर 1 लाख रुपए की यूनिट्स खरीदेंगे तो कितनी होंगी। दूसरा, जो आप लोगों से के माध्यम से एक यहाँ से मैसेज भेजना है, संदेश भेजना है, वो ये है कि जिनका रिटायरमेंट नहीं है अभी हाल फिलहाल 2-4-6 महीने में, प्लीज यूपीएस बिल्कुल ऑप्ट ना करें, क्योंकि अगर ऑप्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है यूपीएस अपने आप फेल हो जाएगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी मजबूरी है यूपीएस को ऑप्ट करना, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक यूपीएस है, एक एनपीएस है। एनपीएस में उनको पेंशन पहले से मिल रही है 1500 की, तो उनके पास मजबूरी है कि एटलीस्ट उन्हें कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग, या फिर जिनका 2-4-6 महीने में रिटायरमेंट है, उनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बिल्कुल भी ऑप्ट करने के बारे में तो सोचे भी मत, बल्कि सीधे हर आदमी कल से, आज से फेसबुक पर लिखना शुरू कर दे बिना किसी कैंपेन के कि वी डू नॉट एक्सेप्ट एनपीएस यूपीएस। सीधे सीधे लिखे कि हम एनपीएस यूपीएस से सहमत नहीं है। सीधा सीधा लिखे, आज से लिखे, अपना फोटो डालें और उसी को एडिट करके बड़ा बड़ा उस पर लिखें, और संडे के लिए तैयार रहें। हम लोग बॉयकॉट यूपीएस अच्छा है, ये भी स्लोगन अच्छा है, राजू भकुनी जी ने दिया है, जो बॉयकॉट यूपीएस। और भी जो ठीक लगेंगे कैंपेन चलाना चाहिए। राकेश शर्मा जी का समर्थन है। प्रभात जी 8.5 लाख, हाँ ठीक है, इस पर चर्चा कर लेंगे। हम एक फिर से एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, वो भी आप लोगों के बीच कैलकुलेटर भी शेयर कर देंगे, ताकि जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या 1-आध महीने के अंदर होने वाला है, वो देख सके, कंपेयर कर सके कि क्या किसमें क्या है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आज वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनपीएस यूपीएस, राजेश कुमार जी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और बड़ी निराशा हुई है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इस निराशा से भी हम आशा की तरफ बढ़ेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी साथी का कोई विशेष क्वेश्चन होगा तो जरूर ले लूंगा। नीरज जी भी जुड़ गए उन्नाव से। सर केस डालिए सुप्रीम कोर्ट में। इस पर प्लानिंग चल रही। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं जाते भैया, सीधा केस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ हम लोग पिटिशंस हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पेंशन स्कीम नहीं है, तो पे आउट स्कीम है। पेंशन तो शब्द ही खत्म हो गया, खाली ऊपर नाम है, पैकेट लिफाफे पे पेंशन स्कीम है, अंदर कहीं पेंशन स्कीम नहीं, ना कहीं पेंशन का जिक्र है कोई। वो पे आउट है, टेक योर पे आउट एंड गेट आउट, ऐसे वाला हिसाब किताब है जो सरकार करना चाह रही है। और एक बात याद रखिए कि नेता कभी ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, न नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ये ड्राफ्ट तैयार नहीं करते। ड्राफ्ट हमारी बिरादरी ही तैयार करती है, वो भी कर्मचारी हैं, वो चाहे आईएएस हो, आईआरएस हो। और इन्होंने जिस तरीके से कर्मचारियों की रीढ़ तोड़ने की काम की, उनके पांव काटने की कोशिश की है, इसको हमेशा छोटे कर्मचारी याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स ने जो धोखा किया है आम कर्मचारियों के साथ, इसको कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। और जब भी, मैं तो कहूंगा कि जब भी हमारे बीच से कोई मंत्री, विधायक, सांसद बनेगा, तो सबसे पहले इन्हीं की तनख्वाहों पे जो है कैंची चलनी चाहिए, इन्हीं के पेंशन पे कैंची चलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पेंशन के दुश्मन मोदी जी बाद में हैं, पहले ब्यूरोक्रेट्स है, याद रखिए। वो चाहे पेंशन के सेक्रेटरी हो, चाहे वो फाइनेंस के सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज के हो, चाहे डीओपीटी के, चाहे डीओपीपीडब्ल्यू के, इन लोगों ने सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक एक सुझाव उनको ठीक से दिए गए हैं, ठीक से समस्या रखी गई है। पिछली मीटिंग में एकदम क्लियर कट, 40 मिनट की मीटिंग में हम लोगों ने एकदम क्लियर कट बात रखी है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं कि आपको पेंशन का हक मिले, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी है नहीं, आप सब जान ही रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सब राज्यसभा सांसद बन जाते हैं थोड़े दिन के बाद। तो ये एक चीज याद रखिए कि हमारी दुश्मन अगर कोई है, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का, और ये जितना भी हो सके, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा था नहीं बोलने के लिए, चीज़ों को ओपन करने के लिए, तो हमारी तरफ से इतना ही था।
और जैसे कोई और संडे के लिए हम लोग कल हैशटैग आप लोगों से विचार करके एक हैशटैग जारी करेंगे। संडे को हम लोग क्या टाइम रखेंगे उसको ट्विटर पर सफल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री जी तक, कार्मिक मंत्री तक और फाइनेंस मिनिस्टर तक अपनी बात को पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।